जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आज हमारे पास 11th जो है वो क्वेश्चन है और इसमें डिस्कस करेंगे हम आज अमेंडमेंट का प्रोसीजर कि वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो मुश्किल है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफ रिजिड नेचर। ठीक है कि नेचर वाइज जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। तो रिजिड का मतलब ये होता है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है मुश्किल है। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान के अंदर है 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट से, वैसे ही इनका है, लेकिन इनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप भी है। वो क्या है वो भी देखेंगे। इसमें बेसिकली आपको पता है कि यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स हैं, 50 रियासतें हैं। तो खैर उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको वापस लेके आता हूँ। थोड़ा सा अमेंडमेंट होती क्या है पहले तो ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन जाता है अमेरिकन का या कोई भी। अमेरिकन का अगर देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन द ईयर ऑफ 1787। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक़्त अमेरिकन सिटीजन जो हैं उनकी नीड्स कुछ और थी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं 2025 की, तो अब नीड्स कुछ और हैं। तो जैसे जैसे विद द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी, जहाँ कहीं पे कोई चीज़ अमेंड करने की ज़रूरत होती है तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक गुंजाइश जो है वो रखी गई होती है कि ठीक है इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड कर लें। तो अमेंडमेंट का मतलब ही ये है कि विद द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, उसमें कोई चीज़ जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अब तक जो है वो 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसी तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब अमेरिकन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पता 50 रियासतें हैं। ठीक है, एक तो उनका अपना अपनी कांग्रेस है यानी यूएसए की कांग्रेस है। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेशन के तौर पे वो काम करती है, जिसमें आपके पास जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट है। तो अगर आप बात कर रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की और सेनेट की, माइक चल रहा है या वैसे ही हम लगे हुए हैं? चल रहा है। तो एक तो आपके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है, उनकी 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए होती है अमेंडमेंट को पास करने के लिए। इसके साथ साथ मतलब कांग्रेस की 2/3 मेजोरिटी होगी, ओके। इसके साथ साथ आपको जो 50 रियासतें हैं, उन 50 रियासतों में से 3/4 ऑफ मेजोरिटी उन 50 स्टेट्स की भी चाहिए होती है। अगर वो जो 50 स्टेट्स हैं उनमें से 3/4 ऑफ द स्टेट्स अगर रेटिफाई करती हैं कांग्रेस की उस अमेंडमेंट को, तो अमेंडमेंट पास होती है, अदरवाइज अमेंडमेंट पास नहीं होती है। दैट्स वाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत रिजिड है। एंड सो फार 700 या कहीं पे 7000 भी आता है कि इतनी अमेंडमेंट जो है वो पेश हो चुकी हैं, लेकिन पास उनमें से सिर्फ और सिर्फ 26 या 27 हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ जाता है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर, या आ जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ रिजिड नेचर, एक्सप्लेन दिस। ठीक है, तो वो आंसर एक ही है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इज रिटन, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन नेचर एंड ड्यू टू दिस द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एज इजी। कि ये नेचर वाइज जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, सो दैट्स व्हाई अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है इसमें आसान नहीं है। But still, to meet the future needs of the country, the Constitution provided the process of amendment. लेकिन क्योंकि फ्यूचर नीड्स को मीट आउट तो करना है चाहे जो भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पर उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको बताता है कि ठीक है इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो आप अमेंडमेंट जो है वो इस फ्लो में कर सकते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स आर लाइक अपडेट्स दैट इम्प्रूव द रूल्स। तो अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जैसे रूल्स को अपडेट किया जाता है विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। दे आर चेंजेस और एडिशंस टू मेक थिंग्स बेटर, लाइक एडिंग न्यू राइट्स और फिक्सिंग मिस्टेक्स। अगर कोई मिस्टेक हो गई थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए अमेंडमेंट की जाती है। या कोई रूल्स या रेगुलेशंस मिस हो गए थे उनको ऐड करने के लिए। या आपको बेहतरीन मिसाल मिलती है कि इन द ईयर ऑफ 1787 जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो फंडामेंटल राइट्स को इतना फोकस नहीं किया गया था। लेकिन जब बात करते हैं इन द ईयर ऑफ 1789
तो 10 अमेंडमेंट्स जो है वो पहली 10 अमेंडमेंट्स पास पेश की गई, जो कि 1791 में जो है वो इन्फोर्स भी हो गई, जिसमें पहले 10 अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से वो जानते हैं, पढ़ा भी हमने कंसेप्ट। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने की कोशिश थी। इस तरह जो भी अमेंडमेंट आती है उसके थ्रू बेसिक पर्पस क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव किया जाए, बेहतर बनाया जाए। सो फार यूएस हैज मेड 27 अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब आपने गूगल करना है कि 27 या 26, ठीक है। तो 27 अमेंडमेंट्स हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सो फार हो चुकी हैं। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की अगर बात करते हैं तो अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल 5 जो है वो बात करता है कि द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज चेंजेस कॉल्ड अमेंडमेंट्स थ्रू आर्टिकल 5 टू अमेंड you need approval from two-thirds of the Congress or a constitutional convention initiated by two-thirds of the states। तो यानी यहाँ तो अगर स्टेट्स की तरफ से कोई अमेंडमेंट आप करना चाह रहे हैं तो फिर 2/3 ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन जो है वो इनिशिएट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी कांग्रेस कर रही है इनिशिएट तो कांग्रेस को भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी दोनों हाउसेस से, तब ये जो है वो प्रपोज होगी वहां से। देन जो है वंस प्रपोज्ड इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय 3/4 ऑफ द स्टेट। और अगर एक दफा प्रपोज होगी अमेंडमेंट देन 3/4 ऑफ द स्टेट जो है वो इसको रेटिफाई करेंगी, तो ये अमेंडमेंट जो है वो पास होगी, अदरवाइज जो है ये रुक जाएगी। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस पढ़ लिया कि आर्टिकल 5 जो है इस पे बात करता है। अब आ जाए मीनिंग की तरफ। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अ माइनर चेंज और एडिशन। यहाँ तो आप मामूली सा कोई चेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ तो आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर कि नहीं, हिस्ट्री में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, बल्कि आप तो पार्ट 2 से आप कैसे पढ़ के आए होंगे, पार्ट 3 वाले पढ़ रहे हैं, सॉरी। पाकिस्तान का जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का 1933 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पहले पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाता था, बल्कि एक इंट्रो समझा जाता था। लेकिन एक अमेंडमेंट की गई, 8th अमेंडमेंट, जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8वीं तरमीम हुई थी, उसके अंदर जो आपका प्रियम्बल था उस प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। तो ये क्या था? एडिशन था, ठीक है। यहाँ कोई आप छोटा सा चेंज कर रहे हैं या कोई एडिशन कर रहे हैं, डिजाइन टू इम्प्रूव अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, या पीस ऑफ लेजिस्लेशन, या कोई कानून अब नया बना रहे हैं, एटसेट्रा, इज नाउन एज अमेंडमेंट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अ फॉर्मल रिवीजन और एडिशन प्रपोज्ड और मेड टू अ स्टैट्यूट, यानी कोई स्टैट्यूट आपके पास कोई कानून पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ जो है मौजूद है, उसके अंदर आप कोई रिवीजन आप कर रहे हैं या कोई एडिशन कर रहे हैं फॉर्मल सी, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लीडिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जो है वो नई चीज़ लेके आ रहे हैं, ऑर्डर और अदर इंस्ट्रूमेंट, या कोई ऑर्डर हो सकता है या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो इसको आप बोलते हैं अमेंडमेंट। तो मतलब पहले आप एक चीज़ बना चुके हैं, अब उस चीज़ के अंदर आपने कोई नेक्स्ट जो है वो कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंज करना है उसको थोड़ा बहुत, कोई एडिशन करना है, उसमें से कोई चीज़ निकालनी है थोड़ी बहुत, तो उसको आप बोलते हैं तरमीम करना, अमेंड करना, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अमेंडमेंट इनिशिएटेड बाय, यानी अगर अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो अमेंडमेंट कैसे इनिशिएट की जा सकती है? इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपकी कांग्रेस जो है वो अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकती है, और उसको इनिशिएट करने का तरीका क्या है कि आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और आपका सेनेट, दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी, तो आप कोई अमेंडमेंट जो है वो इनिशिएट कर सकेंगे। और दूसरा तरीका है कि जो स्टेट्स हैं, 50 रियासतें हैं, वो इनिशिएट करें। और अगर स्टेट्स की तरफ से इनिशिएशन चाहिए तो उस सूरत में भी 2/3 मेजोरिटी जो है वो स्टेट्स की, यानी टोटल जो 50 रियासतें हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी जो है वो मिल के कोई अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज करेंगी, तो ये इनिशिएशन, इसकी अमेंडमेंट की इनिशिएशन हो सकती है। तो दोनों सूरतें पढ़ लेते हैं। टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 2 मेन मेथड्स, यानी दो तरीके हैं किसी भी अमेंडमेंट को इनिशिएट करने के। पहला कांग्रेशनल प्रपोजल, यानी कांग्रेस जो है वो प्रपोजल दे। तो कांग्रेस को प्रपोजल देने के लिए क्या चाहिए, मैंने पहले बता दिया कि 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम द बोथ हाउसेस। 2/3 ऑफ द बोथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेनेट मस्ट वोट इन फेवर ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तो जो भी अमेंडमेंट प्रपोज की है उसमें 2/3 मेजोरिटी जो है वो मस्ट चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर भी नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी होगी तो अमेंडमेंट पास हो जाएगी।
तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से आपको ये 2/3 मेजोरिटी चाहिए, सूबों से आपको फर्दर नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका में ये है कि वहाँ पे कांग्रेस तो 2/3 मेजोरिटी दे रहा है, लेकिन जो आपकी स्टेट्स हैं, यूनिट्स हैं, उनकी भी 3/4 जो है वो रेटिफिकेशन चाहिए होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टेट लेड प्रपोजल, यानी ऊपर वाला प्रपोजल तो हो गया जो कांग्रेस की तरफ से प्रपोजल होगा, लेकिन अब कांग्रेस कोई अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज नहीं कर रही है। जो स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स है 50, वो कोई अमेंडमेंट लाना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनकी तरफ से अगर इनिशिएशन होगा, उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा, तो वो उसके लिए क्या सिचुएशन होगी। 2/3 of the state legislatures must call for a constitutional convention to propose amendment। तो यानी स्टेट्स भी 2/3 मेजोरिटी उनको रिक्वायर्ड होगी कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज करने के लिए। एक है प्रपोज करना और एक है रेटिफाई करना। प्रपोज है कि अभी जो है उसको प्रपोज कर दिया गया है, उसके लिए जो है वो 2/3 मेजोरिटी है। जब रेटिफिकेशन की बात आएगी तो रेटिफिकेशन में स्टेट्स जो है वो 3/4 स्टेट्स जो है उस पर एग्री होंगी, तो वो रेटिफाई होगी अमेंडमेंट, तो वो पास होगी स्पेसिफिकली। अब रेटिफिकेशन पे आ रहे हैं, पहले प्रपोजल था, अब रेटिफिकेशन है। तो रेटिफिकेशन की सूरत क्या है, कहता आफ्टर द प्रपोजल, अब या तो कांग्रेस ने जो है वो प्रपोज कर दी अमेंडमेंट, या जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उन्होंने कोई अमेंडमेंट जो है प्रपोज कर दी। इसके बाद क्या होगा, यानी आफ्टर द प्रपोजल द अमेंडमेंट मस्ट बी रेटिफाइड बाय 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स और बाय कन्वेंशन इन 3/4 ऑफ द स्टेट्स। तो वही बात जो मैंने ऊपर की कि चाहे कांग्रेस जो है वो अमेंडमेंट प्रपोज कर दे बाय 2/3 मेजोरिटी, या जो स्टेट्स हैं वो अमेंडमेंट प्रपोज कर दें बाय 2/3 मेजोरिटी, दोनों सूरतों में रेटिफिकेशन जो है वो 3/4 ऑफ द स्टेट्स अगर उसको रेटिफाई करेंगी, उस पर वोट करेंगी, उसको मंजूर करेंगी, तो वो अमेंडमेंट पास होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो अगर कांग्रेशनल रोल की बात करेंगे, कांग्रेस का क्या रोल है रेटिफिकेशन में, तो कांग्रेस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द अमेंडमेंट प्रोसेस, बट अल्टीमेटली द स्टेट्स हैव द फाइनल से इन रेटिफिकेशन। तो अमेंडमेंट कभी भी स्टेट्स की रेटिफिकेशन के बिना नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई अगर अमेरिकन कांग्रेस जो है उसकी तरफ से अमेंडमेंट हो भी जाए पास, तो जब स्टेट्स की रेटिफिकेशन की बात आती है तो वहां पे जाके मसला ज्यादा गंभीर हो जाता है, वहां पे जाके जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई इसको जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। ऑब्जेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट क्या होता है, अब ये तो ऊपर वाली सारी कन्वर्सेशन के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि जब आप कोई भी आइन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो उस वक्त की नीड्स के मुताबिक बनाते हैं। लेकिन जैसे ही आप टाइम स्पेंड करते हैं, आप जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम नोट करते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को अप टू डेट होने की ज़रूरत है, अब इसमें ये चीज़ जो है वो ऐड होने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बेहतर होने की ज़रूरत है, तो फिर आप उसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई अमेंडमेंट का मकसद यही है कि विद द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी, जब कभी कोई ज़रूरत महसूस हो तो आप आसानी के साथ उसमें, आसानी के साथ तो नहीं, एक ख़ास प्रोसीजर को अडोप्ट करते हुए अपनी वो चीज़ उसके अंदर ऐड कर सकें जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे कि आप करते भी आए हैं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के भी अंदर अब तक 26 हो चुकी हैं, यूएसए में अब तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अब आ जाएं असेंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द प्रपोजल ऑफ द अमेंडमेंट। तो कोई भी जो अमेंडमेंट है कि अब प्रेसिडेंट उसको जो है वो प्रपोज कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट हैव द पावर टू प्रपोज अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो अमेंडमेंट प्रेसिडेंट जो है वो प्रपोज तो नहीं कर सकता है। ओनली कांग्रेस कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स, जो कांग्रेस है या तो वो प्रपोज कर सकती है, या जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो विद कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है पेश कर सकती हैं। एंड दे रिक्वायर अ 2/3 मेजोरिटी वोट इन द बोथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेनेट। तो मतलब सदर जो है वो अमेंडमेंट प्रपोज नहीं कर सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है टोटल अमेंडमेंट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन मैंने पहले भी कहा था कि इसको एक दफ़ा गूगल कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जो है ये अमेंडमेंट जो है वो एवोल्यूशन का हिस्सा है, ये होती रहती हैं। तो अब राइट नाउ वैसे तो 27 ही है आई गेस, अगर लेटेस्ट को चल रही है तो वो देख लीजिएगा। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड 27 टाइम्स सिंस इट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन 1787। तो 1787 में अडॉप्ट नहीं किया था, 1789 में अडॉप्ट किया था, 1787 तक ड्राफ्ट हुआ था। These amendments were made to address various changes in society, politics and law
द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स नाउन एज द बिल ऑफ राइट्स, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पहले 10 अमेंडमेंट्स को आप बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, और उनमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में सारा का सारा जो है वो डिस्कस किया गया। Were added in 1791 to protect individuals' freedom like speech, religion, and the press. Later amendments have expanded voting rights, ended slavery, जो गुलामी थी उसका खात्मा किया, वोट्स के राइट्स जो है वो दिए गए, ठीक है, एंड क्लैरिफाइड गवर्नमेंट पावर्स, और गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको क्लैरिफाई किया गया कि गवर्नमेंट किस हद तक पावर्स इस्तेमाल कर सकती है। While the constitution is hard to change, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना मुश्किल है, these amendments show how the country adopts evolving needs of the and the challenges. तो although जो amendment का प्रोसेस है वो बड़ा जो है वो rigid है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन still 27 amendments so far हो चुकी हैं। अगर rigid ना होता amendment का प्रोसीजर तो हो सकता है अब तक जो है वो हंड्रेड्स के हिसाब से amendments हो चुकी होती। Then है merits of the rigidity of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड है इसके मेरिट्स क्या क्या है? सबसे पहले स्टेबिलिटी आती है, ये नहीं है कि आज कोई चीज़ की है कल वो भी चेंज हो रही है, परसों कोई और अमेंडमेंट आ रही है, फिर कोई और अमेंडमेंट आ रही है। तो रिजिड होने की वजह से क्या है, स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर कि एक दफ़ा जो बना हुआ उसके अंदर लोग जो है एडजस्ट करके चल रहे हैं। देन है प्रोटेक्ट्स कोर वैल्यूज। रिजिडिटी सेफगार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशंस कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट इजीली कंप्रोमाइज्ड और अंडर एस्टिमेटेड। तो मतलब आसानी से आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। देन है कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, देन प्रिवेंट्स इम्पल्सिव चेंजेस। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर रिजिडिटी ना होती, अगर आसान होता अमेंडमेंट का प्रोसीजर, तो अब तक हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स आ चुकी थी, तो वो एक इम्पल्सिव चेंज होना था, ठीक है। तो देन हमारे पास मोड्स ऑफ रेटिफिकेशन है, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि आपकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने 3/4 ऑफ मेजोरिटी के साथ जो है वो इसको रेटिफाई करना होता है किसी भी अमेंडमेंट को। टाइम लिमिट अगर बात करें कि कितनी टाइम लिमिट है जिसके अंदर अंदर आप अमेंडमेंट जो है वो पास करें, तो स्पेसिफिक टाइम जो है वो गिवन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने अमेंडमेंट पास करनी ही करनी है। ऑल दो आपकी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि विद इन रीजनेबल टाइम जो है ना आप इसको कंक्लूड करें, और देन इसका कंक्लूजन है। तो ये था अमेंडमेंट प्रोसीजर। इसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन है जुडिशरी से रिलेटेड और एक है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। तो जुडिशियल रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्बे वर्सेस मेडिसन 1803 का, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।